आज में मॉडल सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। अगर आप सभी लोग मॉडल सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न कहता है और इसका कटअप रहेगा 60। याद रखिएगा आप सभी लोग कितना सही करते हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला प्रश्न कहता है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 1917 में किया गया था, याद रखिएगा। अगर आपसे लोग से पूछ लिया जाएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1916 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में पाल वंश की स्थापना के समय पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में पाल वंश की स्थापना के समय पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा मुंगेर था। कहाँ था? मुंगेर था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में वहाबी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में वहाबी आंदोलन का शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लेना अनिवार्य है? राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लेना अनिवार्य है? तो याद रखिएगा 6 माह में, याद रखिएगा 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कुबेर का समानार्थी शब्द क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुबेर का समानार्थी शब्द क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा धनराज हो जाएगा। कुबेर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो धनराज हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 में बिहार की किस युवा शतरंज खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर की उपाधि प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मरियम फातिमा को दिया गया है। याद रखिएगा शतरंज खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की पहली महिला फिडे मास्टर की उपाधि प्रदान किया गया है, तो मारियन फ्रीमा को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न कथनों को पढ़कर गलत कथन का चुनिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न कथनों को पढ़कर आपको गलत कथन को चुनना है। न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है, ये तो सही है, बिल्कुल रक्षा करती है। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है। बी है, ये जरूरी है। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली, ये भी सही है। संविधान सर्वोच्च है, ये भी सही है, लेकिन विधानमंडल कानूनों को लागू करता है। विधानमंडल कानूनों को लागू करता नहीं, विधानमंडल कानून को लागू नहीं करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंग्लिश का है, याद रखिएगा आपके एग्जाम में इंग्लिश से 5 प्रश्न पूछा जाएगा और मैथ से भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। विच वर्ड इज मेड फॉर्म प्रीफिक्स आप सभी को चुनना है, तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ए बैक हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला में गंगा नदी नहीं गुजरती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला से गंगा नदी नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्णिया। पूर्णिमा में गंगा नदी नहीं गुजरती, याद रखिएगा पूर्णिया से गंगा नदी नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मैथ का है, इसका आंसर आप सभी को बता देते हैं, आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10%, आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है तो कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है तो कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी? तो याद रखिएगा 14 दिनों के अंदर। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कुल प्रश्न में आप सभी लोग फंस जाइएगा एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर फंसने नहीं देंगे आप सभी को। प्रश्न करता है कि यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है तो कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीटें खाली करनी होगी? तो 14 दिनों के अंदर विधानसभा की सीटें खाली करनी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किस उपकरण द्वारा किया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किस उपकरण द्वारा किया जाता है? यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है, तो याद रखिएगा विद्युत मोटर। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लीची का खाने भाग कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक अपवाद में रहता है, आप सभी लोग इसे रट लेना चाहिए। आप सभी को इसे रट लेना चाहिए। लीची का वाला भाग क्या है? तो एरिल है, याद रखिएगा एरिल है। लीची का खाने वाला भाग कौन सा है? एरिल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है
ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी किसकी पुस्तक है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा आचार्य प्रशांत का, याद रखिएगा आचार्य प्रशांत का। ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो आचार्य प्रशांत का है, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो याद रखिएगा 148, 148 में है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष, ये तो मैथ का है, आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, याद रखिएगा उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सोने और चांदी जैसे धातुओं को आभूषण के शुद्धिकरण किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये कुल वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सोने और चांदी जैसे धातुओं के आभूषणों के शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से सदिश राशि का उदाहरण है? सदिश राशि कौन सा? तो याद रखिएगा बेग सदिश राशि है, याद रखिएगा बेग कौन सा राशि है? सदिश राशि है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है इंग्लिश का, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाइएगा हैदर अली और टीपू सुल्तान में। टीपू सुल्तान का पिता था हैदर अली, याद रखिएगा टीपू सुल्तान का पिता था हैदर अली। तो याद रखिएगा दूसरा मैसूर कर्नाटक युद्ध में इसका मृत्यु हो गया था हैदर अली को, याद रखिएगा। लेकिन शेर मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान जाना जाता है और ये चतुर्थ मैसूर युद्ध में इसका मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी लोग दर्रा पढ़ लीजिएगा क्योंकि दर्रा से एक प्रश्न आना अनिवार्य है। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। कहा? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कणिका कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो लेंस की किस पर निर्भर करती है? तो लेंस की वक्रता त्रिज्या पर, याद रखिएगा लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए इंद्रियों से परे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 25 का सही जवाब हो जाएगा अतीन्द्रिय, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के साथ विषाक्तता का रोग होता है? तो याद रखिएगा मिनी माता होता है, याद रखिएगा मिनी माता होता है। पारे के साथ विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न आप सभी लोग फंस जाएगा। इस प्रश्न में आप सभी लोग फंस जाइएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा चुनाव लड़ने वाले, यहाँ पर पूछ रहा है चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बिमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन ये हार गए थे, याद रखिएगा बिमेश चंद्र बनर्जी पहला चुनाव लड़ने वाला भारतीय थे, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। और दूसरा नंबर पर दादा भाई नौरोजी, और ये जीत गए थे, याद रखिएगा दूसरे नंबर पर दादा भाई नौरोजी ये जीत गए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीट्रेट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा जीवाणु के कारण होती है। याद रखिएगा जीवाणु के कारण होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मैथ का है, आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। इसका जवाब छो दिन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा पुस्तक तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा पुस्तक तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखी थी? तो याद रखिएगा तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी थी। याद रखिएगा। एक आदमी अचानक एक बाघ को देखता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है तथा रक्तचाप भी बढ़ जाती है। इस समय कौन सा हार्मोन निकलता है? तो याद रखिएगा एड्रेनल हार्मोन। आपातकालीन, ये इससे डर लगता है। एड्रेनलिन। याद रखिएगा 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एड्रेनलिन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थिति है। भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थिति है। तो याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत कौन सी स्थिति में? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय संरचना कौन सा है? त्रिस्तरीय संरचना कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायत हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैथ है। आप अगला प्रश्न मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 60 मिनट। आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन नहीं है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो राजस्थान नहीं है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान है? वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि संविधान के 92वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? किसको शामिल नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा उड़िया को शामिल नहीं किया गया। बोडो मैथिली बोडो कौन किसको किसको शामिल किया? बोडो डोगरी मैथिली, लेकिन उड़िया को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है पौधे में फ्लोएम उत्तक मुक्तक किसके परिवहन हेतु उत्तरदायी है? पौधा में फ्लोएम उत्तक मुक्तक किसके परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन खाद्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर के दांत निम्न में से किसका बना होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा मानव शरीर के दांत निम्न में से किसका बना होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मानव शरीर के दांत निम्न में से किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ताजमहल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताजमहल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि लेकिन पूछ लिया जाएगा कि ताजमहल किसने बनाया था? तो याद रखिएगा शाहजहां ने बनाया था। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा पीचर प्लांट। याद रखिएगा पीचर प्लांट है। अगला है 43 नंबर इंग्लिश का। तो आप सभी को इसको बना लेना है। इसको बना लेना। 43 का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी हैड नॉट रिटन ए लेटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कम्यूटिंग में एक निम्बल खाली स्थान बराबर होते हैं। किनके बराबर होते हैं? तो याद रखिएगा 44 का सही जवाब हो जाएगा 4 बाइट के बराबर होते हैं। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा नींद आ जाना। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है नींद आ जाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है अधातुएं समानता विद्युत भी कुचालक होती है। विद्युत की कुचालक होती है। हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि ये कार्बन का अपरूप है। याद रखिएगा
46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। अधातुएं समानता विद्युत का कुचालक होती है, अधातुएं समानता विद्युत का कुचालक होती है। हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा अनियंत्रित संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित संलयन पर कार्य करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? तो याद रखिएगा मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है, याद रखिएगा। अरावली श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा? तो याद रखिएगा गुरु शिखर है, याद रखिएगा गुरु शिखर है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, आप सभी लोग बना लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी मैथ का, याद रखिएगा अगला प्रश्न भी मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा बामन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा। बड़ा पूछेगा तो हीराकुंड, ऊंचा पूछेगा तो टिहरी बांध। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक राज्य से राजभाषा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या अनुसूचित अनुसूची में निर्धारित की गई है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में निर्धारित की गई है? तो याद रखिएगा चौथी अनुसूची में। किसमें? चौथी अनुसूची में। आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से कौन सा है? आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से कौन सा? तो याद रखिएगा धड़बार का चट्टान, याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सा? तो धड़बार का चट्टान है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैथ का, याद रखिएगा अगला प्रश्न है मैथ का, आप सभी लोग मिला लीजिएगा। 55 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को विरागथा वीरगाथा काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आदिकाल को। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, याद रखिएगा। आदिकाल को क्या कहा जाता है? तो वीरगाथा काल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान महत्वपूर्ण था? बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कुल बार बार एग्जाम में आता है। जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान है? तो याद रखिएगा बिस्मार्क का। किसका है? बिस्मार्क का है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिएगा यूरोक्रोम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सॉरी, लाइसोजाइम पाया जाता है। सॉरी, लाइसोजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा। 60 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह की स्थिति होती है, क्षुद्र ग्रह की स्थिति होती है किसके किसके बीच? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। क्षुद्र क्षुद्र ग्रह की स्थिति होती है मंगल और बृहस्पति के बीच, याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का कारण क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा का कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, याद रखिएगा। शांति नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मारिया कोरिना मार्चडो को मिला गया। शांति नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मारिया कोरिना मार्चडो को मिला गया है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परम जोड़ अर्थ हो जाएगा, याद रखिएगा। परम जोड़ अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुख्यमंत्री उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया? तो जस्टिस सूर्यकांत, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है
कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्ल राज के नाम से जाना जाता है? अम्ल राज किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल राज कहते हैं। 68 का सही जवाब हो जाएगा 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज कहा जाता है। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज कहा जाता है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो सिंचाई पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। याद रखिएगा 1956 तक चला था। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है साइन 8/17 तो टेन थीटा का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा 8/15 होगा। आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? तो याद रखिएगा ल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? 71 का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक हो जाएगा। इंसुलिन में निम्नलिखित में से ट्रेस तत्व कौन सा होता है? तो याद रखिएगा जिंक होता है। ट्रेस तत्व कौन सा होता है? जिंक होता है। याद रखिएगा। तंजौर चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो तंजौर हो जाएगा तमिलनाडु से। याद रखिएगा तंजौर हो जाएगा किन से? तमिलनाडु से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 73 नंबर। आप सी लोग हल कर लीजिएगा। 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आईएल हो जाएगा। बिहार की सीमा भारत निम्न में से किस राज्य के साथ सटा नहीं है? तो याद रखिएगा उड़ीसा के साथ नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मैथ का। याद रखिएगा मैथ का आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। इसका आंसर 36 डिग्री हो जाएगा। बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा? बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा? तो याद रखिएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। याद रखिए कौन सा है? सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे ऊंचा स्थान है। याद रखिए। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो याद रखिए ब्रायोफाइटा को। क्या हो गया? पादप जगत का उभयचर कैसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं के 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिहार में पंचायत बिहार पंचायत बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा 2006 में। किस कब? 2006 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो द बिहार हेराल्ड था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाए। हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 23 सितंबर को मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? अभिधम्म पिटक संकलन का किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय। अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति के तहत। याद रखिएगा अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति के द्वारा हुआ था। प्राचीन काल में अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन था? तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन था? पालनी था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो याद रखिएगा खमीर। याद रखिए अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से है? अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से? तो याद रखिएगा 84 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा छत्रपति शिवाजी के संबंध है। याद रखिएगा अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो छत्रपति शिवाजी के। नौ रत्न किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। याद रखें सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ही हो जाएगा 85 का ऑप्शन ही हो जाएगा। किस प्रकार के उत्तोलक को यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है? किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है? तो याद रखिएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक से यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है
कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उनमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाता होता है। यह नियम किसने दिया गया था? तो याद रखिएगा ओम का नियम है। 88 नंबर इंग्लिश है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस विक्रमनाथ को चुना गया है। प्रथम सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा काठमांडू नेपाल में किया गया था। प्रथम सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू नेपाल नेपाल में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान पर लगी थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान पर लगी थी? तो याद रखिएगा मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा सूरत में, सॉरी सूरत में लगी थी। याद रखिएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान पर लगी थी? तो सूरत में लगी थी। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के प्रबंधन के लिए किस राज्य को 1.82 मिलियन का ऋण मंजूर दिया गया है? तो याद रखिएगा असम का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस सरकार का है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार का। याद रखिएगा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य का है? बिहार का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल की कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, उन्हें पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया। किस राज्य में है मोइदम? मोइदम किस राज्य में? तो याद रखिएगा असम में। कहाँ है? असम में है। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तानी वाला शब्द कौन सा? शुद्ध बर्तानी वाला शब्द कौन सा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घनिष्ठ है। चलिए अगला प्रश्न है अमोघ फ्यूरी क्या है? अमोघ फ्यूरी क्या है? तो याद रखिएगा भारतीय सेना का बृहद सेनाभ्यास है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है इंग्लिश का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। बिहार के क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास और पूर्णिया। याद रखिएगा सबसे उच्चतम साक्षरता दर किसका है? रोहतास का। और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किसका है? तो पूर्णिया का है। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैथ का है, आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 81.25 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये था मॉडल सेट 2 होगा। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा कितना सही किए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले मॉडल सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।